नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करूंगा कि ये यूक्रेन का जो युद्ध है, मैंने वादा किया था आपसे, उसका अमेरिका के खेल से क्या लेना देना। ये तो आप सबको पता है कि अमेरिका के कारण हुआ है, लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करता है और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण अमेरिका पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है। रूस को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो जाके किसी जगह पे किसी देश के बाहर अड्डा बना ले, उसको घेर ले, कहीं सैनिक अड्डा बना ले, किसी को नाटो के नाम पे घेरे, किसी को वर्ल्ड बैंक के नाम पे घेरे, किसी को IMF के नाम पे घेरे और तो और किसी को WHO के नाम पे भी घेरने की कोशिश करे। ये सब आपने देखा होगा, लेकिन अमेरिका ये सब भरपूर करता है। चीन के सैनिक अड्डे पूरी दुनिया में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चीन ने अफ्रीका में दूसरी जगहों पे बहुत सारे देशों को लोन देके अपना दोस्त बनाया हुआ है, लेकिन उसके लोन भी वो वाले नहीं हैं जिसमें तमाम तरह की शर्तें हों, सैंक्शन हों, दादागिरी हो। तो अमेरिका ये क्यों करता है, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी फोर्सेस हैं जिनके दबाव में अमेरिका को, अमेरिका की सरकार को ये सब काम करना होता है, और वो कौन से कारण हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, इस पे आज चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलसिला शुरू करेंगे एक सरल कहानी से। एक घर के अंदर आतंकवादी घुस गए हैं, उन्होंने घर वालों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और जैसे ही वो घर के अंदर सबको अपने वश में रखे हुए हैं, सबको डरा रखा है, और कुछ दिन बाद ये होता है कि वो आतंकवादी खाना ख़त्म होने लगता है, पानी ख़त्म होने लगता है, रसद कम पड़ने लगती है। तो आतंकवादी उसी घर के एक सदस्य को कहते हैं कि बाहर पुलिस ढूंढ रही है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए तुम बाहर जाओगे, पिस्टल लेके जाओगे या पैसे लेके जाओगे ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बाहर से जाके रसद लेके आनी है, पैसा लेके आना है, ताकि मैं खाना बनता रहे, व्यंजन बनते रहें और आतंकवादी सरवाइव कर सकें। दुनिया में आतंकवाद का ये उदाहरण बहुत छोटा सा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये लागू होता है। जहाँ जहाँ रिसोर्स ख़त्म होने लगते हैं, वहाँ वहाँ गलत या सही तरीके से रिसोर्सेज जुटाने के लिए अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियाँ काम करती हैं, अलग अलग ताकतें काम करती हैं। जैसे आतंकवादी घर में बैठा हुआ है और उसने घर वालों पे कब्जा किया हुआ है, ऐसे ही पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका में जो काम यहाँ आतंकवादी कर रहा है, वो काम वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति करते हैं। और पूरा का पूरा अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, जिसमें सरकार एक भी नीति ऐसी नहीं बना सकती जो व्यापार और व्यापारियों के खिलाफ हो और उनको नुकसान पहुंचाने वाली हो, बाज़ारवाद के खिलाफ हो, पूंजीपतियों के खिलाफ हो। पूंजीपति का मतलब उनके सामने कई सारे अरबपति छोटे पड़ते हैं, और वो लोग बाकायदा वहाँ की पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करवाते हैं और पूरा अमेरिका उनके हिसाब से चलता है। अब अगर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो अमेरिका की सरकार के भी हाथ में ना हो, जैसे कि इस आतंकवादी का खाना ख़त्म हो गया था, ये घर के मालिक के हाथ में नहीं था, ऐसे ही वहाँ आतंकवादी जो हैं वो, मान लीजिए आप, अमेरिका की सरकार को बंधक बनाए हुए हैं। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहना बहुत छोटी चीज़ है, कैपिटलिस्ट जो हैं, पूंजीपति हैं, अरबपति हैं। अब जब उनके पास में उनका धंधा मंदा होने लगता है, उनके कामकाज पे असर पड़ता है, तो अमेरिका की सरकार से कहते हैं, भाई साहब बिजनेस बढ़ाने का मैं नहीं जानता हूँ कैसे बढ़ाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे कब्ज़े में हैं, जाओ पड़ोस की दुकान से लूट करके लाओ, डकैती करके लाओ, दूसरे शहर से लाओ, मैं नहीं जानता, मुझे राशन चाहिए वरना मैं तुमको मार डालूँगा। मार डालूँगा मतलब आज बाइडेन अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, दूसरे आदमी को बना दिया जाएगा, दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा तो तीसरी को बना दिया जाएगा। और सारी ये जो फोर्सेस हैं
इन सभी देशों में जो चुनाव व्यवस्था है वो इतनी फेयर नहीं है कि इन फोर्सेस से बचा जा सके। इलेक्शन के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, वहाँ ऑफिशियली चाहिए होती है, भारत में भी चाहिए होती है, और भारत में उस फंडिंग को हिडन बना दिया गया है। अगर आप उस उदाहरण से ना समझे हों आतंकवादी वाले से, तो आप इसी समझ लीजिए भारत में कोरोना आया, उसके बाद में बहुत सारे प्रतिबंध लगे, लॉकडाउन लगा, तो बाज़ार गिरने लगा। तो क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन के लिए सरकार ने सारे के सारे घोड़े खोल दिए। सड़कों पर राजधानी दिल्ली में और बाकी शहरों में भी कैमरे लगे हुए थे। जब लोग सुनसान सड़कें थीं, कोई भी गाड़ी अगर जरा सा भी नियम का उल्लंघन करती थी उसका चालान हो जाता था, ताकि सरकार के पास धन आ सके। जो मुख लंगोट है, जिसको आप मास्क कहते हैं, उसको ना लगाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये एक गाड़ी में बैठे हुए 5 आदमियों से 10,000 जुर्माना वसूला गया, ताकि सरकार के पास पैसा आ सके। जीएसटी बढ़ा के तो कुछ होगा नहीं, जब सामान बिक ही नहीं रहा तो जीएसटी से पैसा कैसे आएगा। इनकम टैक्स बढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं, लोगों के पास इनकम नहीं है। तो क्या किया, सरकार को संसाधन चाहिए थे तो उसने टैक्स झोंक दिए। चालान, जुर्माने, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, तरह तरह की। तो वापस लौटते हैं उसी उदाहरण पे, पूंजीपति वालों पे। तो पूंजीपति जब दुनिया में मंदी आती है और अमेरिका में ख़ासतौर पर मंदी आती है, तो वो छटपटाने लगते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मैंने तुमको सरकार में रखा, मैंने तुमको चंदा दिया, और इस समाज का अगर भला चाहते हो, वरना भूखमरी फैल जाएगी, मैं तो उद्योग बंद कर दूंगा, मैं तो इंडस्ट्री बंद कर दूंगा, लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, वरना आप मेरी आमदनी बढ़ाओ। और इसीलिए आप देखते होंगे, मैंने वीडियो भी बनाया था कि अमेरिका में आम आदमी की दुर्दशा है। वहाँ पे जितने भी गरीब हैं वो बहुत बुरे हाल में हैं। और दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर देश होने के बावजूद अमेरिका में गरीबी दूर नहीं हुई है। चीन में दशक हो गए हैं, एक भी गरीब नहीं है। ये बड़ा अंतर है, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है। अब आप कहेंगे कि आप बहुत सारी कहानी सुना रहे हैं साहब, ये मुद्दे की बात पे आइए कि जो कैपिटलिज्म है उससे इस पूरे के पूरे मामले का क्या लेना देना, युद्ध का क्या लेना देना। तो मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। मैं आपको सरल तरीके से अमेरिका का इतिहास, उसकी तारीखें और उससे जुड़े हुए घटनाक्रम बताना चाहूँगा। 1937 पे चलते हैं। उस वक़्त एक आर्थिक घटनाक्रम अमेरिका में हुआ, ग्रेट रिसेशन आया। 1937 से लेकर 38 तक, उससे पहले 29 से लेकर 33 तक अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन झेला था। यानी जो पूंजीपति थे उनके बहुत सारे पैसे कम हो गए थे, उनका कारोबार गिर गया था। तो इसके बाद कारोबार बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा। एक सरल अर्थशास्त्र का नियम है, बाज़ार में चीज़ों की मांग बढ़ा दो, और ऐसी चीज़ों की मांग बढ़ाओ जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता हो, लाख गुना, 1000 गुना, 10 लाख गुना, ऐसे मुनाफे वाले। तो उससे क्या होगा कि तुरंत कैपिटलिस्ट को मुनाफा मिलेगा, पैसा पहुंच जाएगा और मार्केट में तेज़ी आ जाएगी। अब दाल रोटी तो बिकेगी नहीं। भारत की सरकार ने चालान वालान करके पैसा जुटाया था, उतने से तो चलेगा नहीं। सरकार चलानी नहीं है, पूंजीपति का देश, पेट भरना है। भारत में तो ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान पूंजीपतियों की दौलत बढ़ती रही। तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि भैया कुछ हथियार बिकवाओ, मोटा धंधा कराओ। तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार होता है इसके ठीक बाद में, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद में रिसेशन, और रिसेशन के ठीक बाद में 37 में रिसेशन ख़त्म होता है। 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 45 तक चलता है। दुनिया तबाह होती जाती है और तबाही मचाने वाला जो सामान है, बम, गोले, बारूद, टैंक, एक एक टैंक इतने का आता है कि आपकी पूरी हाउसिंग सोसाइटी बिक जाएगी उतने पैसे में। और वो सारा सामान अंधाधुंध बेचा जाता है जब युद्ध होता है। और कोई भी देश ये नहीं सोचता फिर 10 ज़रूरत है या 5 ज़रूरत है, जितने आ जाएं उतने कम है, झोंक देता है। देखिए 60-60 किलोमीटर लंबे काफिले टैंकों के रूस ने यूक्रेन में घुसा दिए। आप कल्पना कर लीजिए, पूरा शहर आपका बैठ के इतने पैसे में 5 साल 10 साल तक खा सकता है, और वो सारा का सारा उठा देते हैं। चलिए
अब आप भूल जाइए, मान लीजिए एक इत्तेफाक रहा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। तो हम चलते हैं 1945 से लेके फरवरी से लेके अक्टूबर 45 तक एक रिसेशन आया वर्ल्ड वॉर के बाद में। फिर अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा सिस्टम है, इसको लेकर कुछ फिल्में मैंने देखी हैं और उनमें बाकायदा ये बताया गया है कि किस तरह से अमेरिकन्स नहीं बनाई हैं वो फिल्में, कि किस तरह से जो बैंकिंग सिस्टम और पॉलिसी अमेरिका की, वो 4-5 उद्योगपतियों ने, रूजवेल्ट थे उनके सामने बैठ के उसको ड्राफ्ट कराया था। मुझे नहीं पता वो फिल्म कितनी सही, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। तो 45 में रिसेशन आता है और 47 में 2-3 बड़े घटनाक्रम होते हैं दुनिया में। भारत को बांट दिया जाता है 2 हिस्सों में, और बंटने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तगड़ी अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है। पाकिस्तान के अंदर मारकाट होती है, भारत के अंदर मारकाट होती है। और सिर्फ मारकाट के साथ काम नहीं चलता, कोशिश की जाती है कि भारत के आज़ाद होने के कुछ ही साल बाद भारत के आर्मी चीफ जनरल करियप्पा की हत्या करवा दी जाए। इस काम के लिए भारत के एक बड़े महान राष्ट्रवादी संगठन का सहारा लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कह रहे हैं और संगठन का नाम RSS लिखा है उस डॉक्यूमेंट में। और उसके बाद में 6 सिखों को सज़ा होती है फांसी की। उन सिखों को ये भड़काया जाता है कि मद्रासी आर्मी चीफ कैसे हो सकता है, सरदार सबसे ज़्यादा ब्रेव होते हैं। और उसके बाद वो 6 लोग, मासूम लोग, हत्या करने की कोशिश करते हैं आर्मी चीफ की। और मान लीजिए आर्मी चीफ की हत्या हो जाती तो इस देश में नया आज़ाद हुआ सा देश आर्मी के अंदर ही नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाता, कत्लेआम मच जाता और ये देश फिर अस्थिर हो जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ, 97 में बाकायदा डॉक्यूमेंट डीक्लासीफाई हुए हैं। मेरा वीडियो है इसके ऊपर पूरा। CIA के डॉक्यूमेंट डीक्लासीफाई हुए हैं। CIA वो संस्था है जो पूरी दुनिया में जासूसी करती है, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं। और अमेरिका में कानून है कि एक समय के बाद में उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना पड़ता है। तो जो डॉक्यूमेंट पुराने 1950 के अभी डीक्लासीफाई हुए, उनमें ये जानकारी मिली है। आप गूगल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। भारत के साथ साथ फ़िलिस्तीन का भी विभाजन होता है और वहाँ पे बाकायदा फ़िलिस्तीन को ऐसा बांटा जाता है कि वो 3 तरफ से इजराइल से घिर जाता है। भारत 2 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था और कोशिश थी कि ये लड़ जाए। वो तो इंदिरा गांधी की महानता को सलाम करते हैं साहब कि उन्होंने बांग्लादेश को मुक्त करा लिया। तो आप पाकिस्तान से 2 तरफ से नहीं घिरे हुए हैं। और फ़िलिस्तीन आज भी भुगत रहा है। फ़िलिस्तीन में कोई इंदिरा गांधी नहीं थी तो इजराइल ने चारों तरफ से धीरे धीरे करके फ़िलिस्तीन को सिकोड़ना शुरू कर दिया है और उसकी धरती पे कब्ज़ा कर लिया है। और इतना ही नहीं, 1950 से 53 तक कोरियन वॉर चला, कोरिया वाला युद्ध, जिसमें साउथ कोरिया को अमेरिका ने अपने साथ में ला लिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती रूस के साथ हो गई थी। और उस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में हथियारों का कंजम्पशन हुआ। ये इतिहास है। और अगर आप 50, 47, 53 से ना थके हों तो 76 और से लेके 80 तक अमेरिका में एक और बीमारी आती है, मंदी आती है जिसको आप कहें, और वो कहलाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अर्थशास्त्र के हिसाब से एक इस तरह का इन्फ्लेशन मान लीजिए कि जो इन्फ्लेशन नहीं है उसमें महंगाई भी बढ़ती है, रोज़गार भी नहीं बढ़ता है। माना यह जाता है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उद्योगपतियों के सबके कारोबार बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेंगे तो उनका कारोबार फैलेगा, वो और लोगों को भर्ती करेंगे तो रोज़गार बढ़ जाएगा। महंगाई को इसीलिए कभी भी शून्य नहीं किया जाता कि महंगाई थोड़ी बढ़ती रहेगी, उद्योगपति मुनाफा कमाते रहेंगे, वो रोज़गार देते रहेंगे। हालांकि मुझे ये थ्योरी पे शक है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही थी और रोज़गार भी लोगों को नहीं मिल रहा था। और जब इस स्टैगफ्लेशन में अमेरिका फंसा हुआ था, 4 साल स्टैगफ्लेशन उसने झेला। उसके बाद 80 से लेके 88 तक बाकायदा ईरान और इराक का एक युद्ध शुरू होता है जिसमें दोनों देश बर्बाद होते हैं। अंधाधुंध हथियार खपाए जाते हैं। हथियार मतलब वो जिन्स, वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद जिसमें लाखों रुपए का फ़ायदा होता है, लाखों गुना फ़ायदा होता है।
और वो आंख बंद करके युद्ध में बुरी तरह झोंका जाता है। और इसके ठीक बाद में फॉकलैंड की लड़ाई होती है 1982 में, और इतिहास को नज़दीक लाएं। हमारे आपके जीते जागने की घटना है। 1990 का रिसेशन आता है और खाड़ी युद्ध की भूमिका बनने लगती है। 90 से 93 तक गल्फ़ वॉर शुरू हो जाता है और इसी दौरान 92 से लेकर 95 तक बोस्निया और हर्जेगोविना का युद्ध होता है, वॉर होता है। 2 वॉर बड़े बड़े हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय रिसेशन आया था 1990 का। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि रिसेशन के कारण ये होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सारे के सारे युद्ध मंदी जब आती है तो उसके बाद ही क्यों होते हैं, ये सोचने का विषय है, समझना चाहिए। मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ आपको ताकि ये समझ जाए। अभी बहुत लोग कह रहे हैं, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के साथ में, तथ्यों के साथ में मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद 2000 अर्ली 2000 रिसेशन, हाल 20-22 साल पुरानी बात है, मार्च से नवंबर तक चलता है 2001 तक। और उसकी ठीक बाद में जब रिसेशन आता है और वो संभलता नहीं है तो दुनिया में एक बड़ी घटना होती है। लोग ये मान रहे हैं कि उसको भी मंदी से निपटने के लिए किया गया था, ऐसा कहा जाता है। मेरा इस पर कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता ये उसी वजह से हुआ। लेकिन अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला होता है, जिस ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरब के ज़रिए माना जाता है कि अमेरिका लगातार धन दौलत सारी चीज़ें देता रहा था, उसी लादेन के ऊपर आरोप लगता है। और उसके ठीक बाद में ये माना जाता है कि ये जो हमला हुआ है ये इसका ओरिजिन अफ़गानिस्तान में था, और इस घटना का ओरिजिन अफ़गानिस्तान में था। ये बात मिलते ही 2001 से लेके 2014 तक लंबा अफ़गानिस्तान युद्ध चलता है। वहाँ पर अमेरिका की सेना घुस जाती हैं। मैंने आपको वीडियो बनाया था कि अब वहाँ के खनिज खोदे जाते हैं, वहाँ का यूरेनियम खोदा जाता है, हथियारों की खूब खपत होती है। पाकिस्तान के ज़रिए MI6 के ज़रिए आतंकवादियों को खूब सारी फंडिंग की जाती है। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म सर्च करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पैसा अमेरिका ने आतंकवादियों पे खर्च किया। आतंकवादियों के लीडर से अमेरिका का राष्ट्रपति रीगन बैठकर मिलता है, बुश बैठकर मिलता है। वीडियो मैंने दिखाया इसी चैनल पे आपको, उसमें वो वीडियो हैं। और ये सब कराया जाता है। और उसके 2 साल बाद 2003 से इराक युद्ध शुरू हो जाता है, गल्फ़ वॉर जिसको कहते हैं। अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। ये सब मंदी के साथ में इतनी टाइमिंग क्यों मिलती है भैया? और जब ये युद्ध शुरू होता है तो 3 से लेके 11 तक युद्ध चलता है। 2009 में ब्रिटेन एक जांच कमेटी बनाता है, चिलकॉट कमेटी। और चिलकॉट कमेटी जो है, इसकी रिपोर्ट 16 तक युद्ध नहीं चलता है, बल्कि 16 में चिलकॉट कमेटी, जो सर चिलकॉट कमेटी, वो एक रिपोर्ट देती है। और वो रिपोर्ट कहती है कि साहब ये जो पूरा युद्ध हुआ है इसमें सद्दाम हुसैन को जिस बहाने से टारगेट किया गया था वो बहाना गलत था। सामूहिक संहार के हथियार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन के पास नहीं थे। गलत जानकारी के आधार पर ये हमला किया गया। उसको ब्रिटेन की सरकार चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट को कैसे मान लेती? ब्रिटेन अमेरिका के बारे में सोच भी कैसे सकता है नेगेटिव? और उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन वो रिकॉर्ड में है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे भी राजीव गांधी ने एक कानून बना दिया। उसके बाद स्थितियाँ बदल गई। नहीं तो पहले भाई यहाँ पे भी ये होता था कि आप जांच कमेटी बनाते थे, उसकी रिपोर्ट पब्लिक होती थी, जनता को पता चलती थी, संसद माने या ना माने। अब ये हो गया है कि वो संसद जब तक उसको पास ना कर दे वो पब्लिक नहीं होगी। लोकतंत्र लगातार कमज़ोर किया गया है इस देश में, लगातार हर सरकार ने किया है। इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लोकतंत्र के मसले उठाओ, टीका जबरन लगाने पर भी मसले उठाओ, क्योंकि हमारी आज़ादी धीरे धीरे कम की जा रही है। ग्रेट रिसेशन आता है 2007 में और 18 महीने का रिसेशन होता है ये। 2007 तो बहुत पुरानी बात नहीं है। 2011 में सीरिया कन्फ्लिक्ट हो जाता है
और 3 साल बाद यमन कन्फ्लिक्ट होता है। ये है रिसेशन और साथ में युद्ध का इतिहास। अब अगर आप इस इतिहास पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि साहब आप बार बार अमेरिका पे नाम क्यों लगा रहे हो, हथियार तो सबके बिकते होंगे। और ये आपका जो ऐतराज़ है ये जायज़ बिल्कुल हो सकता है अगर आप ये चार्ट ना देखें। ये अमेरिका की वो कंपनियां हैं दुनिया की जो विश्व की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, आर्म्स डीलर्स हैं, जिसमें से एक ये है लॉकहीड मार्टिन, नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है। इसका 53.22 बिलियन का बिजनेस है। दूसरी कंपनी है बोइंग जो कि अमेरिका की है। तीसरी कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन, ये भी अमेरिका की है। रेडियन चौथी कंपनी है, ये भी अमेरिका की है। जनरल डायनामिक्स 5वीं कंपनी है, ये भी अमेरिका की है। छठे नंबर पे जो कंपनी आती है वो चीन की है, 7वें नंबर पे ब्रिटेन की है और 8वें नंबर पे फिर चीन की कंपनी है। तो आपके सामने साफ साफ रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा आर्म्स ट्रेडर कहाँ के हैं, किस देश के हैं। और सिर्फ हथियार ही नहीं बिकते युद्ध के बाद में राहत का बिजनेस शुरू होता है। युद्ध के बाद में बड़ी संख्या में इतने करोड़ की राहत, उतने करोड़ की राहत घोषणा कर देते हैं देश। उसके बाद वो राहत वहाँ पहुँचाई जाती है। वो राहत में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो एक उद्योगपति की बिकती हैं, तो उसकी इकोनॉमी ग्रो होती है। और उसी राहत के बीच में जब उसकी इकोनॉमी ग्रो होती है तो उसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, जो राहत में पैसा दिया जाता है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर देश अपनी गुलामी साइन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर शर्तें लगाई जा रही होती हैं। उन्हीं शर्तों में से कुछ शर्तों का शिकार होकर शायद ज़ेलेंस्की युद्ध में कूद पड़े। तो ये सारी की सारी तस्वीरें जो आपको बताती है कि कैसे आतंकवादी जब घर में घुस जाता है, सिर पर भूत सवार हो जाता है, कैसे वो आपको नियंत्रित कर लेता है और कैसे वो आपसे एक एक काम करवाता है। कैसे कोई भी एक कैपिटलिस्ट देश, पूंजीवादी देश अपने अरबपतियों के इशारों पे नाचता है, उसकी चुटकियों पे चलता है। चीन का केस अलग है, वो अरबपति को बर्बाद कर देता है, जो अरबपति सिर पर बैठने की कोशिश करता है। हमने बहुत सारे अभी कई वीडियो में भी बना चुका हूँ। जैक मा का एक उदाहरण है, वो एक दीदी कैब का उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उन्होंने पूरी की पूरी ये अपनी ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। तो या तो आपके अंदर ये कमिटमेंट हो कि पीपल फर्स्ट, और अगर नहीं है तो फिर सरकारें बॉन्ड से चंदा लेंगी, उस चंदे को रिकॉर्ड में दिखाया नहीं जाएगा, पैसा कहाँ से आया कहाँ चला गया ये बताया नहीं जाएगा, और वो गुप्तदान में कन्वर्ट हो जाएगा। कांग्रेस को भी मिलेगा, बीजेपी को भी मिलेगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगी, वो भी कुछ नहीं बोलेगी। तो जो चंदा दे रहा है वो तो जानता है ना मैंने बीजेपी को चंदा दिया, और बीजेपी जानती है उसको उसने चंदा दिया, तो बीजेपी उसका हुक्म बजाती है। तो आप और हम कहाँ लगने वाले हैं? हमारे लिए क्यों देश चलेगा? थोड़ा सोचिए, आपको समझ में आएगा पूंजीवाद क्या है। उम्मीद करता हूँ कि दूसरे लोग भी समझें, इसलिए इसको आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।